हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का जो लास्ट सेट है 2025 का सेट 7 वो करेंगे। और स्टार्टिंग में इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझियो। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका देखो, ये लिख रहा कि यदि फलन f सच दैट r2 f x 3x द्वारा परिभाषित है तब f होगा। देखो वैसे मैंने एक बात बता रखी, जब भी रियल से रियल मैपिंग दे दे और x की क्या आ जा, ओड पावर आ जा, ठीक है ना, रियल से रियल में, तो वो हमेशा एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी, ठीक है ना, एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। तो एफ एक्स कितना है 3x, कितना है 3x। अब आप यहां से समझ लो, देखो ध्यान से, आप इसको ऐसे बना लो, मान लो ये रियल है, ये भी रियल है, 0 की इमेज 3 टाइम करोगे तो 0, 1 का 3 टाइम करोगे तो 3। अब इसमें 1 बचा, 1 के लिए 1/3 इसमें है, 2 बचा, 2 के लिए 2/3 है, यानी कि हर नंबर के लिए इसकी जो पूर्व प्रतिबिंब है वो इसके लिए इसमें जरूर आ जाएगा। तो इसलिए फलन एक एक ही भी है और आच्छादक यानी कि ऑन टू भी है। बात ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, एक एक की बात चल, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिख रहा x बराबर ABC, y बराबर 1 2 3, ए की एफ इमेज 2 है, बी की एफ इमेज 3 है, सी की एफ इमेज 1 है। तो मैं ये बताना, एफ एक्स का मतलब होता है रेंज और वाई का मतलब होता है यहाँ पे कोडोमेन। तो ध्यान दियो भाई, ये तो एक्स है, ये आपका वाई है। एक्स में है ए बी सी और वाई में है 1 2 3। ए की इमेज क्या बन रही है 2, बी की इमेज क्या बन रही है 3, सी की इमेज क्या बन रही है 1। तो जरा देख लो, कोडोमेन क्या है यहाँ पे वाई 1 2 3, एफ एक्स जो बना यानी कि जो रेंज सेट बना वो भी क्या है 1 2 3। कहने का मतलब है जो वाई है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के। यही आपका आंसर है और इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है देखो, ये लिख रहा इंटीग्रल में log x dx बराबर x log x प्लस के एक्स प्लस सी, तो के एक्स का मान बताना। ठीक है, तो ध्यान दियो जरा, इंटीग्रल log x कैसे करते हैं, इंटीग्रल log x गुना में क्या मान लेंगे इसकी 1 और ये dx, और इसको फर्स्ट सेकंड से प्रोडक्ट रूल जो है उससे कर लेंगे। क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटीग्रल सेकंड का, और जो आया ये इनके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रल। तो ये log x हो गया, 1 का इंटीग्रल x हो गया, log x का बटे x हो गया, 1 का x हो गया, और ये हो गया dx। x से x कट गया, ये आ गया x log x और माइनस का 1 और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट c। कंपेयर कर लो, ये रहा के x और ये रहा के x। तो के एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस के एक्स, और इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रल में जो हम कांस्टेंट जोड़ा है ना, ये सी ये वाला जो C1 C2 C3 ये भी कुछ भी जोड़ लो तो ये स्वेच्छ अचर होती है। तो ध्यान से समझियो, किसी भी अवकल समीकरण में, किसी भी अवकल समीकरण में जितनी उसकी कोटि होगी, जितनी कोटि हुआ है उतने ही क्या हुआ है स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर, बशर्ते ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई है, सिर्फ व्यापक हल के लिए, इसके लिए व्यापक हल के लिए। बात समझ में आ गई। तो 5 कोटि है तो कितने कांस्टेंट हो जाएंगे व्यापक हल में 5, तो अचरों की संख्या कितनी होगी 5। और इसका जो है ऑप्शन नंबर अगले पेज पे क्या है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। बात ठीक है। अब एक बात और ध्यान दियो, अगर बात करता है विशिष्ट हल की, व्यापक हल से अलग दूसरा कौन सा होता है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में ऑर्डर हो कुछ भी चाहे, उसमें स्वेच्छ अचर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 0। याद रखियो, कब,
अगर विशिष्ट हल की बात करें, अगर यहीं पे ये व्यापक की बजाय विशिष्ट हल कहता है तो उस केस में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी? 0। 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी? 5 व्यापक हल में। और अगर व्यापक हल की बात करेगा तो जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छ अचर, और अगर विशिष्ट हल की बात करेगा तो कुछ भी हो चाहे ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सदिश फलन एफ टी बराबर 2i प्लस के 3j और प्लस के 5t स्क्वायर के। प्रवणता बतानी टी बराबर 2 पे, प्रवणता बतानी, बार बार बता रहे, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर दो। एफ डैश टी, 2i का 0, 3j का 0, 5 दूनी 10 टी के टी बराबर 2 पर प्रवणता आ गई एफ डैश टी। 10 गुना 2 के 10 दूनी 20 के, ये आंसर है इसका, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसके बाद देखो भाई, जो दूसरे का क्या है, इसमें लिख रहा सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करते हैं। यहां से हमने राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड है टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम पुट करते हैं एक्स की जगह साइन थीटा, और थीटा का जो मान है यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये मान उठा के यहां पर रख रहे, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ये हो गया साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहां से हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा बटे रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? कोस थीटा। और टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कंपेयर कर लो, क्या बचा? थीटा, और थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स। यही है लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हो गया आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, अगर किसी भी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, ये मात्रक सदिश आ गया। एक ऐप से डिनोट करेंगे, ए वेक्टर ये रहा 2i प्लस 3j प्लस के अपोन में इसी का ही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में 2i प्लस 3j प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस के अपोन में अंडर रूट, ये हो गया यहां से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस के अपोन में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14। अलग अलग लिख लो, 2 बटे अंडर रूट 14 आई प्लस के 3 बटे अंडर रूट 14 जे प्लस के 1 बटे अंडर रूट 14 के, ये आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दूसरे का क्या है, ये लिख रहा सदिशो ए बराबर 3i प्लस 4j माइनस 3 के, बी बराबर माइनस 2i प्लस माइनस 3j प्लस के योग की दिक्कोज्य ज्ञात करो। ध्यान से देखियो सॉल्यूशन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं हम सबसे पहले, तो वी हैव ए प्लस बी वेक्टर। 3i प्लस 4j माइनस के 3 के और प्लस माइनस के 2i माइनस के 3j प्लस के, तो 3i माइनस 2i आई हो गया, 4j माइनस 3j जे हो गया, और माइनस के 3 के प्लस के माइनस के 2 के हो गया, यह आ गया ए प्लस बी। अब इसकी दिक्कोज्य निकालनी, तो ए प्लस बी के दिक अनुपात, दिक अनुपात, दिक अनुपात जो है इसके वे है 1 प्लस 1 और माइनस के 2, इन्हें नाम दे देंगे A1 A2 A3 या A1 B1 C1 मर्जी। तो अब A प्लस बी की
दिक्कोज्याय। दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय का जो फॉर्मूला है वो है एल बराबर, या तो कोस अल्फा लिख लो या एल बराबर कोस अल्फा बराबर कितना, ए1 बटे अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। ए1 का मान 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कितना 4 और 1 बटे अंडर रूट 6 आ गया एल का मान एम। दूसरा कोस बीटा ए2 बटे अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। ए2 का मान 1 और इसका मान कितना आ रहा अंडर रूट 6। एन बराबर ए3 बटे अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा -2 बटे अंडर रूट 6। ये दिक्कोज्याय है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये लिख रहा है यदि f सच दैट r टेंड्स टू r तथा g सच दैट r टेंड्स टू r फलन क्रम से fx बराबर cos x और gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है तो गोफ ज्ञात करना। गोफ का मतलब होता है g ऑफ fx और g एज इट इज fx का मान कितना है cos x। अब ध्यान से समझियो, अब g का जो मान है gx का वो कितना लिख रहा 3x स्क्वायर, तो हम x की जगह cos x पुट कर रहे तो इधर भी cos x पुट कर दो। 3 एज इट इज x का स्क्वायर x की जगह cos x, तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर x। यही आपका आंसर हो गया गोफ का। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है अगर दो पासे एक साथ फेंके जाए तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर देखो सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि में जो बिंदु हो गए वो हो गए 6 गुना 6 बराबर 36। वो ये याद करो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक, ऐसे ही 6 6 तक टोटल 36 केस बने। अब हमने मान लिया जो ई है घटना ई वो क्या है योग 8 आना, योग 8 आना। अब योग 8 किस किस केस में आ रहा वो देखो, देखो एक के साथ मैक्सिमम 6 आएगा योग 8 नहीं आने का, 2 के साथ 6 आ सके, 3 के साथ 5 वाला 8 आएगा, 4 4 8 हो गए, 5 3 8 हो गए और 6 और 2 8 हो गए। बात ठीक है। तो ई में कितने एलिमेंट आ गए 2 4 1 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता, ई में जितने एलिमेंट है भाग कर देंगे एस के एलिमेंट से 5 बटे 36, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का क्या है, और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल गया आपके। इसमें लिख रहा कि यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश दे रखे है, ठीक है भाई, तो याद करो जब स्थिति सदिश दे रखा है का तो उसे हम प्रदर्शित करें ओ ए से। ए का स्थिति सदिश हो गया आई प्लस जे प्लस के और बी का स्थिति सदिश हो गया ओ बी 2i प्लस 5j। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और यो ए बी ऐसे रेखाखंड या रेखा जारी ए दिशा हो गया। तो इसके अनुदिश या इसकी दिशा में मात्रक सदिश निकालना, तो उसके लिए हम पहले ए बी निकाल लें। तो ए बी वेक्टर का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, बी के स्थिति सदिश से ए का स्थिति सदिश माइनस कर देंगे। बी का स्थिति सदिश 2i प्लस के 5j माइनस ए का स्थिति सदिश i प्लस j प्लस के, घटा दो, 2i में से i गया i बचा, 5j में से j गया 4j बचा और माइनस के k बचा। ये आ गया ए बी। अब ए बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश की दिशा में मात्रक सदिश कैसे लिख लो, क्या बता रखा, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। वेक्टर क्या है हमारा i प्लस 4j माइनस के बटे इसका मैग्नीट्यूड हो गया i प्लस 4j माइनस के, ऐसा लिख दिया। i प्लस 4j माइनस के बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर, i प्लस 4j माइनस के बटे अंडर रूट 16 17 1 18 को लिख लेंगे 3 रूट 2, तो 1 बटे 3 रूट 2i प्लस 4 बटे 3 रूट 2j
और माइनस के 1/3 √2 के, ये आंसर छोड़ दो, चाहो √2 से डिवाइड करके 2√2/3 लिख के तब कर लो, तो ये आंसर हो गया इसका तीसरे के कै का। इसके बाद जो अगला सवाल है वो लिख रहा है यदि संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, तो R इनवर्स ज्ञात करना। ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं R दे रखा तो हम इससे R इनवर्स बनाते हैं। वी हैव R इनवर्स कितना हो जाएगा, इनको रिवर्स कर देंगे, 5 4 4 1 6 4 6 7 7 3। आगे बात समझ में। अब हमें R इनवर्स ओ R इनवर्स निकालना है, यानी कि एक मैपिंग होगी हो R इनवर्स है, इसको संयोजित फलन बोलते हैं। ठीक है, R इनवर्स पहले R इनवर्स वाला ये हो गया और दूसरा भी R इनवर्स इसी में ही हो गया, और यहां से जो मैपिंग बनेगी ये हो जाएगी R इनवर्स ओ R इनवर्स। तो पहले R इनवर्स में आ जाओ, 5 4 है यानी कि 5 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, 6 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 7 है, 7 की इमेज 3 है, इस तरह लिख रहा। तो अब इस पर आ जाओ फिर वापस, देखो 4 की इमेज इसमें क्या बन रही, 4 की इमेज है 1, 1 की इमेज कुछ है क्या, है तो नहीं है। 7 की इमेज देखो क्या है, 7 की इमेज बन रही 3, और 3 की इमेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो संयोजित फलन R इनवर्स ओ R इनवर्स रिलेशन बना, फलन गलत करे तो वो क्या बना, ध्यान दियो। 5 की इमेज 4, 4 की इमेज फिर 1 बनी, तो 5 1 आ जाएगा इसमें। पहला एलिमेंट क्या आ गया 5 1, दूसरा 4 की इमेज 1, 1 की तो कोई इमेज नहीं बनी, ये नहीं आने का। पहले देखो 6 की इमेज 4, 4 की 1, तो 6 1 आ गया, 6 1। उसके बाद 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 3, तो 6 3 आ गया, 6 3। इसके बाद 7 की इमेज 3, 3 की कुछ इमेज नहीं बनी, खत्म। तो ये हो गया R इनवर्स ओ R इनवर्स। बात ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो लिख रहा है वक्र निकाय y बराबर 2mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो m है वो पैरामीटर है या कांस्टेंट कह लो, y बराबर हो गया 2mx। इस m को हटाने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आंसर है। ठीक है ना, m एक है तो एक ही बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, मतलब एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशियल कर सकते, कर दिया इसका डिफरेंशियल। y का हो गया dy/dx और 2mx का हो गया 1। बात ठीक है। यहाँ से हमने 2m का मान निकालना, तो कितना हो गया y/x, ये उठा के यहाँ रख दो, तो dy/dx बराबर हो गया y/x। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, x को इधर ला गया, x dy/dx बराबर y, ये आंसर है, या फिर x dy/dx माइनस y बराबर 0, ये आंसर है। इसके बाद अगला जो सवाल है देखो, ये हम पिछले सेट में करके आ चुके, हमें a यही दे रखा था, b भी यही दे रखा था, और बस इसमें c एक्स्ट्रा दे दिया। तो हमने याद करो वहां से सेट 6 में तीसरे का यही था, सेम सवाल था। ठीक है, तो हमने a डैश का डैश b जो है ये सिद्ध करा था 1 0 1 1। आगे बात समझ में। और ये इतना देख लो, एक बार चेक करते हैं, हाँ यही था। तो वहां से सेम टू सेम ऐसा सिद्ध कर देंगे। अभी एक इसका मान आ गया c का 1 0 1 1, हमें c का डिटर्मिनेंट 1 लाना, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट 1 0 1 1 सोल्व करो, 1 1 कम 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। बस इतना सा सवाल है, तो वहां से कर भी रखा होगा, इजीली आप कर भी लोगे आराम से, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, क्या बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली और सदिश 3i + 2j - 8 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना। ध्यान से देखो, जो बिंदु हमें दे रखा हमने इसको a मान लिया, a बिंदु 5 2 -4 का स्थिति सदिश बना देंगे, स्थिति सदिश, और उसे नाम दे देंगे a वेक्टर। 5i + के 2j और माइनस के 4 के, और एक सदिश के समांतर जो रेखा है, समांतर सदिश दे रखा रेखा के समांतर सदिश, इसको नाम दे देंगे बी वेक्टर। 3i + 2j - 8 के रेखा का समीकरण,
रेखा का समीकरण क्या होता है? ए बिंदु से जाने वाली बी के समांतर रेखा का समीकरण होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए का मान रख दो 5i प्लस 2j माइनस के 4k प्लस लैम्डा बी का मान है 3i प्लस 2j माइनस के 8k। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। देखो इस पैटर्न का एक सवाल हम कर चुके और दूसरा सवाल जो है समझियो। 6x16 की एक आयताकार चादर है। ये मान लो 6x16 की एक आयताकार चादर है। ये हो गई, ये 16, ये 6। इसके प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई का वर्ग काट दिया। मान लो ये आपने एक 2x लंबाई का ऐसे वर्ग काट दिया, इधर से इधर से इधर से इधर से काट दिया। अब कटने के बाद ये वाला पोर्शन तो हट गया। ठीक है भाई, अब जैसे ये वाला पोर्शन हटा तो चादर की जो शेप है वो ये वाली होगी। अब ये जो कोने ये तो हट गए, ये जो बचा पोर्शन इसको ऐसे मोड़ दिया। अब ध्यान दियो, x 2x इधर से हटा, 2x इधर से हटा, तो जो वर्ग कटा वर्ग के वर्ग नहीं है, काटे गए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी होगी? 2x मीटर। बात ठीक है। तो 16 में से 2x घटा दी, 4x घटी। इधर से 6 में से 4x घट गई, 2x इधर की 2x इधर की घट गई। तो अब हमें ये बतानी कि इस संदूक का मैक्सिमम आयतन क्या होगा। तो लिखेंगे बने संदूक की विमाएं, बने संदूक की विमाएं। विमाएं में एक तो लंबाई आ गई 16 माइनस 4x, चौड़ाई आ गई 6 माइनस 4x और ऊंचाई आ गई 2x। ये जो ऊंचाई है ऐसे मुड़ गई, ये जो मुड़ने के बाद एक संदूक बना इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई 2x है, ये लंबाई, और ऐसे जो है वो चौड़ाई है ये वाली। ठीक है, इस टाइप से। तो फिलहाल इसी पर आ जाओ। अब घनाभ का आयतन या संदूक का आयतन, संदूक का आयतन घनाभ है तो क्या बना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। v से प्रदर्शित कर रहे हैं। लंबाई 16 माइनस 4x, चौड़ाई 6 माइनस के 4x, ऊंचाई कितनी होगी? गुना में 2x। ठीक है भाई, तो v बराबर 4 यहां से कॉमन ले लिया, 4 माइनस x बचा, 2 यहां से कॉमन ले लिया, 3 माइनस के 2x बचा और इंटू में 2x। 2 दूनी 4 चौका 16 हो गया, 4 माइनस x हो गया और इस x की गुना इसमें कर दी तो 3x माइनस के 2x स्क्वायर हो गया। 16 एज इट इज रखो, इस सारे की मल्टीप्लाई कर लो। 4 तिया 12x हो गया, 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया, माइनस के 3x स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस के 2x क्यूब हो गया। बात ठीक है। इसको लिख लेंगे 16 12x माइनस के 8 और 3 11x स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब। अब ये आ गया v। अब यहां से करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। v का dv बटे dx 16 एज इट इज, 12x का हो गया 12, 11 दूनी 22x और प्लस 2 तिया 6x स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहां से 2 और कॉमन ले लो तो 16 दूनी 32, कितना बचा? 6 माइनस के 11x प्लस के 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका अब दोबारा डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। कितना हो गया? d2v बाई dx स्क्वायर। 32 जू का 2, 6 का 0 माइनस के 11 और प्लस 3 दूनी 6x। ये आ गया। इसके बाद अब अगे इसके बाद जो है अब ऐसा करते हैं, जो रूल है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो पहला डेरिवेटिव है dv अपॉन dx उसे 0 के इक्वल रख देंगे। कितना आ रहा? 16 गुना में 12 माइनस के 2x और प्लस के कितना, नहीं क्या आ गया, गलत हो गया यार, यो कितना है ये 32। 32 गुना में 6 माइनस के 11x प्लस के 3x स्क्वायर बराबर 0। 32 को 0 में फेंक दो, 36 18, 18 के गुणनखंड जिन्हें
घटा के कितना आ जा, जोड़ के कितना आ जा 11, 9 दूनी 18, तो 6 माइनस 9x माइनस के 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 2 माइनस के 3x बचा, माइनस x कॉमन, 2 माइनस के 3x बचा बराबर 0। 3 माइनस एक्स यहाँ से 1 आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, 2 माइनस 3x बराबर 0। x का मान इससे निकल लोगे 3 आएगा, x का मान इससे निकल लोगे 2/3 आएगा। x का मान अगर 3 लोगे तो 4 तिया 12 और 6, 4 तिया 12 में से 6 गए, निगेटिव होगा b का मान, तो ये तो चलने का नहीं, छोड़ दो। तो x का मान क्या ले लोगे 2/3, x बराबर 2/3 पर डबल डेरिवेटिव चेक करो, d2v/dx²। कैसा है d2v/dx²? रखो जरा 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 11 में 4 गए माइनस के 8, तो कैसा आ गया निगेटिव। और निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है जो आयतन है वो कैसा है मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रूफ करना है इसलिए निगेटिव आना ही है। तो अतः आयतन v कैसा है मैक्सिमम है। और अब इसका मैक्सिमम मान बताना, तो आयतन का मैक्सिमम मान, ठीक है ना, तो अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन 2/3 रख दो आयतन में उठाकर बस। अधिकतम आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो समीकरण नंबर कौन सी में रखोगे भाई, आप चाहो इसमें रख लो, 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 कहीं रख लो, तो हम रख रहे हैं इसमें रख रहे हैं, ऐसा करो 1 में रख लो। तो समीकरण 1 से, ठीक है, 16 माइनस 4 गुना 2/3, 6 माइनस 4 गुना 2/3 और 2 गुना 2/3, ठीक है। तो 16 माइनस 8/3 हो गया, 6 माइनस 4 दूनी 8/3 हो गया और 2 दूनी 4/3 हो गया। 16 तिया 48, 48 में से 8 गए 40/3, 6 तिया 18, 18 में से 8 गए 10/3 गुना 4/3, 400, 4 चौका 1600/3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, वो भी यहीं पे आ जाएगा, कर दे उसे इधर लिख देंगे, इधर समझिए ध्यान से। फोर्थ का गैर, इसमें लिख रहा है कि अगर ए की प्रायिकता 0.3 है और बी की प्रायिकता 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी b/a का मान बताना, जहां पे आपको ए और बी कह दिया स्वतंत्र घटनाएं हैं। ध्यान दियो, चूंकि ए व बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं है, स्वतंत्र है, तो अतः स्वतंत्र घटनाएं की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता गुना में बी की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो बराबर आ जाएगी 0.3 गुना 0.4, 4 तिया 12 यानी कि 0.12 ये आ गई। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा, b/a की, तो b/a की प्रायिकता में फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो अपोन में वही आ जा। ए इसकी प्रायिकता 0.12 और प्रोबेबिलिटी ए कितनी है 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कितना बचा 12/30, 3 चौका 12, 3 ढाई 30, कितना हो गया 0.4, ये आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका शीर्ष बिंदु 2 2 2 1, बी दिया 2 1 3 और सी दिया 3 2 1 है। तो ध्यान से समझिए, मान लो कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक है 2 2 2, बी हो जाएगा 2 1 3 और सी हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, ध्यान से समझियो, बिंदु हमें दे दिए तो हम इनसे स्थिति सदिश बना सके। तो ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश किससे प्रदर्शित करेंगे, ओ ए से। कितना हो गया 2i प्लस 2j प्लस के 2k। ऐसे ही बी का स्थिति सदिश क्या हो गया, ओ बी बराबर 2i प्लस के j प्लस के 3k। इसके बाद सी का स्थिति सदिश कितना हो गया, ओ सी 3i प्लस के 2j प्लस के k। बात ठीक है यहां तक। अब इसके बाद ठीक है, तो ध्यान से समझियो, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान करो याद करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
किन्हीं भी दो भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ए बी क्रॉस बी सी कर दो, ऐसे भी आप कोई से भी दो भुजाओं का कोई सी भी दो भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और शुरू में लगा देंगे 1/2। ठीक है, अब हम दो ही भुजा निकाल रहे हैं। यहां से हमने निकाल ली पहले ए बी हो जाएगी ओ बी माइनस ओ ए, घटा दो, ओ बी में से ओ ए घटा रहे, 2i उड़ गए, जे में से 2j गया माइनस के जे बचा, 3k में से 2k गया प्लस के बचा। बी सी भुजा निकाल रहे, सी के स्थिति सदिश से बी का स्थिति सदिश घटा देंगे तो कितना आ गया, 3 में से 2i गए, आई बचा, 2j में से जे गए, 1j बचा, और k में से 3k गए माइनस के 2k बचा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। नाउ वी हैव, चूंकि ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा, याद करो, आई जे के, ठीक है, ए बी के कंपोनेंट आई तो 0 है, -1 और ये +1 और ये 1 और ये -2, सोल्व करो आई के रेस्पेक्ट में, ये खत्म ये खत्म, 2 - 1, समझ में आ गया ना, माइनस के जी, ये खत्म 0 माइनस के 1 प्लस के, ये खत्म 1 माइनस 0 ऐसा, और माइनस प्लस का 1, तो आई प्लस जे प्लस के आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √ कितना 3, उठा के यहाँ रख दो, तो 1/2 गुना √3 यानी कि √3/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल।